ओके गाइस, वेलकम बैक। एंड आज जो अपन को चीज़ें करनी है दैट इज़ हैरोल्ड कून्स एंड सिरिल ओ'डonnell की जो थ्योरी है वो अपन को कवर करनी है। उसके साथ ही अपन स्टार्ट करेंगे 5 कोर एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जो अपन डिटेल में जो है आगे कवर करेंगे। तो अपन पहले पढ़ें हैरोल्ड कून्स और सिरिल ओ'डonnell के बारे में। इन द ईयर 1976, हैरोल्ड कून्स एंड सिरिल ओ'डonnell published an essay, Management: A Systems and Contingency Analysis of Managerial Functions. Again, important line for you to remember कि 1976 में इन्होंने जो है एक ऐसे को पब्लिश किया था जिसका नाम था मैनेजमेंट अ सिस्टम्स एंड कंटिंजेंसी एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन. सो यू कैन mark this line, it is important. They were of the opinion that the preceding studies in the past have been successful in describing the functions of the management, but they were of the viewpoint that the division of such functions needs to be more comprehensive. मतलब इनका व्यू पॉइंट ये था कि जो पिछली थियोरीज जो दी गई थी अब तक मैनेजमेंट के बारे में वो काफ़ी सक्सेसफुल थी कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, लेकिन जो उनका व्यू पॉइंट था डिविजन को लेकर कि जो अलग अलग एरियाज हैं मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको आपको डेविएट या डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सबके बीच में एक लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फंक्शंस को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड नहीं कर दोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि ऑल्दो इट वाज वेरी मच सक्सेसफुल कि आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज़ अ फ्लॉ दैट उन सब फंक्शंस के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। They were of a viewpoint that division of such functions needs to be more comprehensive. मतलब आपको comprehensive तरीके से इन functions को divide करना ज़रूरी है. Coons and O'Donnell believe that there ought to be 5 key functions of the management. उन्होंने कहा 5 key functions है management के जो कि आपके सामने है. Important for you to learn: planning, organizing, staffing, डायरेक्टिंग और लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. इसको अगर शॉर्ट में याद करना है तो अब जो हम लोग एल्गोरिदम बना के इसको याद करते थे एक्चुअली, क्योंकि इनके जो फर्स्ट लेटर्स हो गए दैट इज़ POSDC, तो हम लोग इसको ना कोई सेंटेंस बनाकर ऐसे या एल्गोरिदम बनाकर याद कर लेते थे. तो कभी भी अगर कोई चीज़ सच याद ना हो तो आप हमेशा उसको एल्गोरिदम बना सकते हो. हमने जो एल्गोरिदम बनाया था वो इस प्रकार था: पास ऑन the soup, dear Chris. ये हम लोगों का एल्गोरिदम था, मतलब जो हमको जब पढ़ाया गया था उस टाइम. तो पास ऑन का हो गया आपका P, ऑन का हो गया OSD&C. तो P से आपका क्या होगा? प्लानिंग. O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और लीडिंग और सी से हो जाएगा आपका कंट्रोलिंग. तो पास ऑन द सूप डियर क्रिस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. और अगर ऐसे भी याद ना हो तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके पिछले वीडियो में कंपनी सेक्रेटरी कोर्स का कि आपको प्लान करना है, योर प्लान इज़ टू रीच टू द डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग अ CS, तो ये आपका प्लान है. ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपने आप को, यानी और एक ऑर्गेनाइज प्लान बनाना पड़ेगा कि हमको उस प्लान को फुलफ़िल कैसे करना है. अब फिर आ जाता है आपका कि आपको अपना रास्ता चुनना है. यू हैव टू डिसाइड हाउ टू गेट देयर. उस रास्ते पर चलने के बाद आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू डायरेक्ट योरसेल्फ और फिर उसके बाद आपको मॉनिटर करना पड़ेगा खुद को. तो आप इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम दैट इज़ पास ऑन द सूप डियर क्रिस. These 5 functions of the management have become perhaps the most cited ones and have been explained further in the following section. तो अब अपन को डिटेल में जो है ये सारे के सारे functions को कवर करना है. While there are slight variations in how these functions are named and the different management theories might combine or divide certain functions into smaller parts, the consensus points to 5 core functions. The consensus points to 5 core functions का मतलब है more or less सारे की सारी जो भी अपन ने theories पढ़ी हैं वो सारी की सारी theories इन 5 main functions के ऊपर जो है management के 5 main functions उनके ऊपर गौर करती है. तो सबसे पहला फंक्शन जो अपन कवर करने जा रहे हैं दैट इज प्लानिंग, विच इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन. प्लानिंग. अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपको डिसाइड करना है. यू हैव टू डिसाइड योर गोल्स कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो. दैट इज़ प्लानिंग. आपको अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी पड़ती है. यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर कि आपके गोल्स क्या हैं.
द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन इज प्लानिंग। तो अगेन इंपॉर्टेंट लाइन कि सबसे पहला और फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन होता है प्लानिंग। Planning means looking ahead and chalking out the future courses of action to be followed. It is a preliminary step, यानी ये सबसे पहला step होता है. The function aims at developing a comprehensive sketch. Comprehensive sketch बनाने की तरफ ये ध्यान देता है for achieving एक्सप्लिसिट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव स्केच ऑफ हाउ यू वांट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव एंड वेयर यू वांट टू रीच। Planning involves identification of tasks which are required to realize the desired goals, the demarcation of how such tasks should be done, chalking out who, when, and where such tasks will be performed. A meticulous knowledge about vision and mission of the organization forms the prerequisite of short as well as long term सक्सेस ऑफ प्लानिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या बोला है इन्होंने, अ मेटिकुलस नॉलेज मतलब अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ विजन एंड मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। विजन और मिशन की बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रेरिक्विजिट है आपकी प्लानिंग का। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज विजन और मिशन की नहीं होगी तो आपकी प्लानिंग भी फेल हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप CS कोर्स कर रहे हो तो आपका विजन और आपका मिशन दोनों ही क्लियर है कि आपको एक कंपनी सेक्रेटरी बनना है। जब तक आपका विजन और मिशन क्लियर नहीं होगा तब तक जो है आप वो अपना जो गोल है उसको अचीव करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इट हैज़ बीन एप्टली सेड, वेल प्लान्ड इज़ हाफ डन। कहते हैं ना, वेल प्लान्ड इज़ हाफ डन। मतलब अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करी है मतलब आधा काम आपका वहीं का वहीं हो गया। वो भी कहते हैं ना, इफ़ द प्लान इज़ मेड प्रॉपरली बट द एग्जीक्यूशन इज़ पुअर, तो भी आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बट इफ़ द प्लानिंग इज़ पुअर एंड एग्जीक्यूशन इज़ गुड, तब तो बिल्कुल ही मतलब समझ लो कि आप नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि आपने गलत प्लान बनाया है और ऊपर से आपने उसको अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो गलत प्लान को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आप पीछे ही जाओगे। तो अगेन इम्पॉर्टेंट मैक्सिम यहाँ पे जो ये फ्रेज आ गया इम्पॉर्टेंट है कि हाफ प्लान्ड इज well planned is half done. Therefore, planning takes into consideration existing as well as potential human and physical resources of the organization. It is the basic management function which includes formulation of one or more detailed plans to accomplish optimum balance of needs or demands with the available resources. According to Urwick, planning is a mental predisposition. Planning is a mental predisposition to do things in an orderly way, to think before acting, and to act in the light of the facts rather than guesses. According to Kuntz and O'Donnell, planning is deciding in advance what to do. Again, important definition, Kuntz और O'Donnell ने क्या कहा, planning is deciding in advance what to do, यानी एडवांस में डिसाइड कर लेना कि आप आगे क्या करना चाहते हो। हाउ टू डू, दैट इज़ किस तरीके से करना है, एंड हु इज़ टू डू इट, यानी किसको करना है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर आर टू वेयर वी वांट टू गो। मतलब जो एक गैप होता है ना कि अभी आप कहाँ हो और आपको कहाँ पहुँचना है, उसके बीच में जो गैप है प्लानिंग उस चीज़ को कवर कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप फाउंडेशन पास है और आपको पहुंचना कहाँ है, आपको CS के लेवल तक पहुंचना है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अलग अलग एग्जामिनेशंस को क्लियर करना पड़ेगा और उन एग्जामिनेशंस को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, ये चीज़ कहलाती है प्लानिंग। तो जब आप इन चीज़ों को कवर कर लोगे तो एक ब्रिज बन जाएगा आपका इस पोजीशन से कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन तक पहुंचने में, और वो ब्रिज जो है आपको हेल्प करेगा। ब्रिज की मजबूती तय करेगी कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर है और प्रॉपर तरीके से आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से प्लान किया है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिज दैट इज़ कनेक्टिंग योर एम्बिशंस, और आप जिस पोजीशन में अभी हो और आगे आप जहाँ जाना चाहते हो आप प्रॉपरली वहाँ पहुँच जाओगे। बट इफ़ योर प्लानिंग इज़ वीक, आपका जो ब्रिज है वो भी वीक होगा एंड इट कैन कोलैप्स एनी टाइम। Therefore, planning का मतलब क्या हुआ? It bridges the gap between where you are and where you want to go. It makes possible the things to occur which would not otherwise occur. तो ये ऐसी चीज़ें भी करवा देता है, कभी कभी अगर आपका प्रॉपर प्लान है ये ऐसी चीज़ें भी करवा देता है जो नॉर्मली नहीं होती। ठीक है। For example of
An example of planning would be a situation where you have an objective जहाँ पर आपका एक objective है such as raising the profit by 25% in the next quarter. There may exist various alternatives to realize this goal. This might include designing an attractive advertisement campaign which features some celebrity, diminution in the price for enhancing the volume of the sales, cutting down futile expenditure, venturing in foreign markets and starting the manufacturing in a tax-free zone. The manager's role is to opt for the alternative which is most promising and organizing the same into a logical pattern. Further, the timeline for execution should be planned. Planning is an ongoing and recurring function. Management will recurrently have to plan the future tasks and adjust the existing plans based on the organizational situation and the achievement of already set goals. Henry Fayol called the function as to the most difficult to achieve as a lot of knowledge and flexibility. तो ये जो लास्ट लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है कि हेनरी फ्योल ने इस वाले ऑब्जेक्टिव को सबसे डिफ़िकल्ट बताया था क्योंकि इसमें बहुत नॉलेज और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अपन आगे चलें। आई होप एग्जाम्पल क्लियर रहा होगा। काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाना है 25% से, तो आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं वो उन्होंने बता दिए। नाउ विच इज़ द बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आगे अपन चलें। वाई इज़ प्लानिंग सिग्निफिकेंट? Why planning occupies a significance? This is because the planning provides the organization a better sense of what it wants to achieve and how to achieve this. क्योंकि जो एक प्लान होगा वो आपको प्रॉपर तरीके से बता देगा कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो और उसको किस तरीके से अचीव करना है। In effect, planning ensures the proper utilization of available resources and the capability to comprehend how these should be used in order to achieve the goal. प्लानिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से जो आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करना है और किस तरीके से उनको यूज़ करना है ताकि आप अपना प्लान जो है उसको अचीव कर पाओ। अ की पार्ट ऑफ प्लानिंग इज़ द वाइटल रोल। इसका एक वाइटल रोल है, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है। द वाइटल रोल इट प्लेज इन पैसिफाइंग द रिस्क। किस तरीके से आप अपने रिस्क को कम कर पाओगे वो आप प्लान करके डिसाइड कर सकते हो। व्हेन मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द टास्क अहेड, दे आर लुकिंग एट द सिचुएशन एंड डिटेलिंग द प्रोबेबल डिफ़िकल्टीज अहेड। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग फंक्शन। अब प्लानिंग करते टाइम कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस अपने में हमेशा ये CS वाला एग्जाम्पल लेके चलना कि जब आपने CS बनने का प्लान किया होगा तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स या कौन कौन से स्टेप्स आपने लिए थे। तो स्टेप्स इन प्लानिंग फंक्शन, द प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सबसे पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, व्हाट इज़ योर मिशन, कहाँ क्या आपका विजन है, क्या आपका मिशन है। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव सबसे पहला स्टेप होता है। प्लानिंग रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड स्टार्ट्स विद द सेटिंग ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आपको अपना गोल और ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करना ज़रूरी है। अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव provide a rationale for carrying out a range of activities as well as indicates the direction of the efforts of the team. तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या प्रोवाइड करेगा, एक रैशनल बता देगा कि आपकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कहाँ तक जानी चाहिए और ये भी बता देगा कि आपके एफर्ट्स कैसे होने चाहिए। बिसाइड्स द ऑब्जेक्टिव्स, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द अटेंशन ऑफ मैनेजर्स ऑन द एंड रिजल्ट्स टू बी अचीव। मैनेजर्स का जो अटेंशन है वो हमेशा फोकस जो है वो एंड रिजल्ट्स पर बना होना बहुत ज़रूरी है। अगेन इम्पॉर्टेंट, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो न्यूक्लियस कहलाते हैं प्लानिंग प्रोसेस के। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन The objective should be stated in a clear, precise, and explicit language. In the lack of this, the activities are bound to be futile and unproductive. As far as possible, the objective should be stated in quantitative terms. For example, number of wage earners per hour wages, number of units produced in each quarter, profit decided as a percentage of sales, etc. The objective should be practical, acceptable, feasible, and realizable. तो ये चारों एडजेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए, प्रैक्टिकल, एक्सेप्टेबल, फीजिबल एंड रियलाइजेबल। तो ये था अपना पहला स्टेप कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ डिफाइनिंग दी
objectives. Then we have second step in planning, that is establishment of planning premises. अब आपको planning premises को establish करना है. Planning premises are the assumptions. ये क्या होते हैं? These are the assumptions about the events in the future. जब आप assume करते हो कि आगे ऐसा हो सकता है. So these are the assumptions about the events in the future and serve as the basis for planning. और ये planning का basis भी serve करते हैं. Establishment of planning premises is concerned with determining the possible deviations from the actual plans and the reasons of such deviations. यानी क्या deviation हो सकता है actual plan से और उनके reasons क्या हो सकते हैं. Establishment of planning premises is concerned to take such steps that avoid such obstacles to a great extent. तो जब भी आप प्लानिंग प्रेमाइसिस को इस्टेब्लिश करोगे तो उस चीज़ में आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं और उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है. प्लानिंग प्रेमाइसिस में भी इंटरनल और एक्सटर्नल. तो प्लानिंग प्रेमाइसिस जो हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. Internal planning premises consist of capital investment policy, management labor relations, philosophy of the management, etc. Whereas external premises में क्या क्या आ जाएगा? It includes socio-economic, political and economical changes. तो internal planning structure में या internal planning premises में आपकी खुद की internal policies cover हो जाती हैं और जब हम external planning premises की बात करते हैं तो इसमें आपका interaction cover हो जाता है कि आपके organization का बाहर की दुनिया के साथ interaction कैसा है. In terms of control, internal premises are controllable, whereas external premises are non-controllable. Again, important line in terms of control, external premises are controllable and internal premises are controllable and external premises are non-controllable. Okay. So this was our second step in planning, that is establishment of planning premises. Then what we have next, that is the third step, choice of alternative courses of action. एक ही रास्ता नहीं हो सकता, आपको alternative courses जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे. When forecasts are available and premises are established, जब आपके forecast आपके पास हैं और premises भी establish हो चुकी हैं, a number of alternative courses of action have to be considered. For this purpose, each and every alternative will be evaluated by weighing its pros and cons in the light of available resources and organization's requirement. तो हर एक ऑल्टरनेटिव को जज किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, प्रोज एंड कॉन्स उसके लिखे जाएंगे और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आपके पास या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली फिर आपका प्लान जो है वो मॉडिफाई होगा. The advantages, disadvantages, as well as the consequences of each alternative must be thoroughly examined before making the final choice. After objective and systematic evaluation, the best alternative is chosen. The planner should take assistance of a number of quantitative techniques to judge the stability of an alternative. तो quantitatively भी यानी mathematically भी आपको अपने जो choices हैं उनको evaluate करना ज़रूरी है. Then we have formulation of derivative plans. Derivative plans are the sub-plans or the secondary plans which aid in accomplishment of the master plan. तो फिल्में होती हैं ना, फिल्मों में एक सपोर्टिंग एक्टर होता है, एक मेन एक्टर होता है. सपोर्टिंग एक्टर जब तक अपना काम नहीं करेगा तब तक मेन एक्टर का काम भी नहीं हो पाएगा. वैसे ही यहाँ पर जो है डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं. तो डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं? दीज आर सपोर्टिव प्लान्स टू द मेन प्लान. जब तक डेरिवेटिव प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे तब तक आप मेन प्लान भी जो है प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाओगे. सेकेंडरी प्लान will flow from the master plan. Important line, secondary plans will flow from the master plan. These are supposed to act as a support and accelerate the pace of attainment of the basic plans. These detailed plans includes policies, procedures, rules, programs, budget schedules, etc. For example, if the profit maximization is the key aim of the enterprise, derivative plans will include sales maximization, product maximization, productivity, and cost minimization. Derivative plans indicate the time schedule and sequence of accomplishing a range of tasks. Then we have securing cooperation, that is the last step of planning. Securing cooperation, after the plans have been determined, it is essential to take in confidence the subordinates or those who have to
execute these plans. The rationale behind taking them into confidence are, मतलब एक बार जब आपका प्लान बन गया उसके बाद अब आपको लोगों को जो है उस प्लान के कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो प्लान बनाया है इट सूट्स योर ऑर्गेनाइजेशन और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्लान जो है वो परफेक्ट है। किस तरीके से आप लोगों को जो है उसमें ले सकते हो यानी अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हो। सो द रैशनल बिहाइंड टेकिंग देम द टीम इनटू कॉन्फिडेंस आर, सबॉर्डिनेट्स में फील मोटिवेटेड एज दे हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग में उनका से हमेशा रखिए। जब आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का मौका देंगे तब उनको लगेगा कि दे आर मोटिवेटेड। सच इन्वॉल्वमेंट में रिजल्ट इन वैल्यूएबल सजेशंस and improvement in formulation as well as implementation of plans। यानी ऐसा उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो वैल्यूएबल सजेशंस में ये रिजल्ट करेगा, इम्प्रूवमेंट होगा फॉर्मुलेशन में एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। द एम्प्लॉयज़ विल बी विलिंगली इंश्योरिंग दैट सच प्लान सी द लाइट ऑफ द डे ड्यू टू बीइंग अटैच विद दीज। तो एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि ये प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है और होना भी चाहिए क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने खुद अपना इनपुट जो है वो इन प्लान्स के अंदर दिया है। ठीक है। देन वी हैव द लास्ट स्टेप दैट इज़ फॉलो अप एंड अप्रेजल ऑफ द प्लान्स। After choosing a certain plan, it needs to be put into action and appraised for its effectiveness. Such an appraisal is done on the basis of feedback or information received from those who are responsible for its execution। तो इसके बाद जब आपका प्लान पूरा बन चुका है और लोगों ने उसको मतलब अपना भी लिया, पीपल हैव एक्सेप्टेड द प्लान, अब आपको उसका फॉलो अप या अप्रेजल लेना ज़रूरी रहेगा। यानी फीडबैक लेनी पड़ेगी उन लोगों से जो कि इसके एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फीडबैक enables the management to take corrective actions for rectifying the deviations। तो जब आप फीडबैक ले लेंगे उस फीडबैक के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपका प्लान प्रॉपर था या नहीं था। अगर नहीं था तो आप करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो। फॉलो अप establishes a link between planning and the controlling function। Execution and follow up must go side by side so that the planning exercise in the future may be made more realistic in the light of observations। तो ये क्या अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन और फॉलो अप जो है वो साथ ही साथ होना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में ये डिसाइड कर पाओ। क्योंकि जब आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे और उसका फॉलो अप नहीं लोगे, मतलब ये नहीं देखोगे कि वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, तब तक आप जज नहीं कर पाओगे कि आपका प्लान सही है या नहीं। राइट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन तो ज़रूरी है ही, लेकिन एग्जीक्यूशन के साथ साथ आपको उसका फॉलो अप लेना भी बहुत ज़रूरी है। तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका प्लान वर्किंग प्लान है या नहीं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब अपन को जो अगला मेन कोर मैनेजमेंट के बारे में जो उनका एक फैक्ट है वो है ऑर्गेनाइजिंग, जो अपन को अब करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो अपना स्टेप आता है प्लानिंग के बाद इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग तो अब आपने कर ली कि आपको कहाँ तक पहुँचना है, आपने अपना प्लान बना लिया है, ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया है कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, वी हैव टू रीच अ सर्टेन पॉइंट। लेकिन और हमें ये भी पता है कि हमें वहाँ तक कैसे जाना है। अब उस पाथ पे चलने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं वो सब इस स्टेप के अंदर आएगा, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपको उन रिसोर्सेज को अब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और उन रिसोर्सेज को इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा कि जैसे जैसे आपको उनकी ज़रूरत पड़े वैसे वैसे वो आपके लिए अवेलेबल हो। तो organizing is a function of the management which follows the first function of the management, that is planning। It is a function which brings together human, physical, and financial resources of the organization। The synchronization of all three resources is essential to derive the results। तो तीनों resources का synchronization होना बहुत ज़रूरी है। synchronization का मतलब streamline होना बहुत ज़रूरी है। Therefore, the organization function facilitates the achievement of results। According to Chester Bernard, again important name, organizing is a function by which the concern is able to define the role positions, the jobs related, and the coordination between authority and responsibility। तो organizing जो है वो एक function है जिसमें concern ये determine कर सकता है कि role positions क्या क्या होंगी, उनसे कौन से related jobs होंगे और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे आएगा।
Hence, a manager always has to organize in order to get the results. But obviously, अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी result चाहिए तो उसके लिए organize होना बहुत ज़रूरी है. Even for your examination, if your studies are not organized in a proper manner, you will not be able to derive any kind of positive results. For example, if the task is to augment the sales volume, augment का मतलब if you want to increase the sales volume, then a plan to increase such sales volume will determine how to divide the resources to execute such plan. तो प्लान तो आप बना लोगे, आपका प्लान तो है कि आपको सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करना है, लेकिन कैसे इंक्रीज़ करना है, अब आपको उन रिसोर्सेज को उन तरीक़ों से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपको आपके रिसोर्सेज को उन तरीक़ों से प्लेस करना पड़ेगा कि वो आपके रिक्वायरमेंट के लिए हमेशा रेडी रहें. दिस कैन बी अबाउट अरेंजिंग द फाइनेंसेस, इंश्योरिंग द राइट प्लांट एंड मशीनरी इज़ इन प्लेस एंड डेप्यूटेशन ऑफ द पर्सोनल टू द स्पेसिफिक task. The objective of the manager is to arrange the concerned team and or the department which uses the resources to put the plan into reality. तो मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि उनको उस चीज़ को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो अपने प्लान को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके. मैंने आपसे कहा था ना, आपको आपके रिसोर्सेज को उन तरीक़ों से प्लान करना पड़ेगा ताकि आपका जो पाथ है वो ईजी हो जाए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप ईजी तरीके से अचीव कर पाओ. The organizing function is about the overall structure, important. The organizing function is about the overall structure of the specific managerial level. Depending upon the managerial level, managers will have different responsibilities and resources to organize. नाउ वाई इज़ ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियल. ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. वाइल ऑर्गेनाइजिंग एवरी एक्टिविटी इज़ सब डिवाइडेड इनटू अ होस्ट ऑफ सब टास्क. तो जब ऑर्गेनाइजिंग आप स्टार्ट करते हो तो आपको हर एक्टिविटी आप डिवाइड करते हो अलग अलग सब टास्क में. जब आपके पास आपके सामने सब टास्क आ जाते हैं तब आपके लिए ईजी हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अचीव करती जानी है, कहाँ कहाँ तक आपको पहुँचना है, कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. इसलिए सब टास्क का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. फॉर performing these subtasks, competent people are appointed who eventually convert it into experts by doing a specific job over and over. In this way, utmost work is accomplished in the least span of time, and organization is the ultimate gainer of such specialization. जब आपके पास सब टास्क की लिस्ट आ जाती है, फिर आप लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर देते हो जो वो सब टास्क को परफॉर्म कर पाएँ, और जैसे जैसे वो सब टास्क को परफॉर्म करते हैं वैसे वैसे उसमें वो लीडर बनते जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर डेवलप होती जाती है. ठीक है, इस तरीके से जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी सारा काम जो है अपना एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अचीव कर लेता है, और इससे मेजर जो बेनिफिट होता है वो भी ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है. नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. Organizing makes a clear-cut picture of the working relations among the employees. It specifies a clear line of reporting. This in turn makes the communication clear, effective and productive. तो organizing क्या करता है? It gives out a clear cut picture of the working relations among the employees. तो आपको employees की working relationships के बारे में भी पता चल जाता है कि कौन किसके साथ effectively काम कर सकता है और किन teams की आपस में नहीं बनती. Moreover, such clarity in working relationships also helps in fixing the accountability. और जैसे ही आपको working relationships की knowledge आ जाती है, फिर आप accountability भी fix कर सकते हो. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजिंग करने से आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज करने के बाद रिसोर्सेज को सही तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो. ठीक है, अंडर प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, the whole work is divided into a variety of miniature activity, also known as the subtask. There is a certain employee deputed for performing a different job. By doing so, there is no possibility of an activity being left out or unnecessarily duplicating. तो किसी के पास भी कोई डुप्लीकेट टास्क नहीं आते, कोई भी रिसोर्स जो है आपका वो इम्प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं होता. मतलब हर रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको मिल जाता है आफ्टर यू आर डन ऑर्गेनाइजिंग. Consequently, there is the best possible utilization of all the existing resources. तो क्या कहना चाहते हैं? Consequently, there is the best possible utilization of all the existing resources. जितने भी resources हैं उनका best possible utilization हो जाता है. That is physical, financial as well as human in the organization.
अगला है adaptation to change. Organizing process makes the organization capable of adapting to any change associated with the position of the employees. This becomes possible only because of the fact that there is a clear scalar chain of authority for the managers right from top to bottom. Whenever a managerial position falls vacant, it is straight away filled up by promotion. Since every subordinate is well aware of the working of a senior, there is no difficulty for taking up the new position. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो, तब अडेप्टेशन टू चेंज भी जो है वो भी डेवलप हो जाता है लोगों के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है उसी तरीके से भी उसी स्ट्राटा में जो है चेंजेस भी हो सकते हैं। तो वो काफ़ी प्रॉपर तरीके से जो है उन चेंजेस को अडेप्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आपकी और जहाँ पर आप काम कर रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर एंटिटी का या उस पर्टिकुलर कंपनी का अगर ऑर्गेनाइजिंग पावर या ऑर्गेनाइजिंग स्किल बहुत वीक है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग ना रेजिस्टेंट हो जाते हैं चेंजेस की तरफ। मतलब वो लोग ना उन चेंजेस को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड feature to deal with. Then we have effective administration. It has normally been observed that there is always a condition of doubt about the authority of the managers among themselves. The process of organizing makes a clear mention of each and every activity of every manager and also of their extent of authority. One and all knows to whom they are accountable. सबको पता होता है कि वो किसकी तरफ अकाउंटेबल हैं. Consequently, efficient administration sees the light of the day. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हो तब इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाता है, बिकॉज आपको पता है ऑर्गेनाइज आपने कर लिया काम, फिर आपको पता रहेगा कि किन तरीक़ों से इन काम को आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाना है। और ज़्यादातर फिर उसमें क्या होता है कि डाउट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जब प्रॉपर तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो पूरा का पूरा लेआउट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि हर मैनेजर को उसकी जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म करनी है वो उसको पता चल जाती है और उसको ये भी पता लग जाता है कि उसकी अथॉरिटी कितनी है। तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे कैरी आउट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी इज़ प्रैक्टिस्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट लाइन। This is done not because of the restricted capacity. This is done not because of the restricted capacity of an individual, but also to realize the new techniques of work. It provides opportunities of taking decisions for the subordinates. By taking advantage of this situation, they try to find out the latest techniques and implement them. Subsequently, it helps to grow and develop, and also in career and succession planning. तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल कैसे होता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, क्योंकि आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपका पर्सोनल है, उनको आप जो है उनकी अथॉरिटी डेलीगेट करने लगते हो। ठीक है, जब आप उनको अथॉरिटी डेलीगेट करने लगते हो, उनके ऊपर काम आ जाता है, तो तब उनको फिगर आउट करना होता है कि वो इस काम को किस तरीके से कर सकते हैं। जब आप किसी काम को करने की शुरुआत करते हो, देयर कम्स आउट थाउजेंड्स ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दैट वर्क। बहुत सारे आपके पास तरीके निकल आते हैं कि आप किन किन तरीक़ों से इस काम को कर सकते हो, एंड व्हाट यू डू इज़ यू सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दैट जॉब। आपको पता है कि आपको बेस्ट अपना देना है, एंड यू वांट टू प्रूव योर मेटल। अगर आपको इफ़ यू वांट टू प्रूव योर मेटल एंड इफ़ यू वांट टू मेक योर ग्राउंड, तो आपको बेस्ट पॉसिबल तरीक़ों से उस काम को करके दिखाना पड़ेगा, एंड दैट टू बाय यूजिंग द इनोवेटिव आइडियाज़। तो जब आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके लोगों को उनकी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हो, फिर लोग जो है अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें अपनी अथॉरिटी को किस तरीके से फुलफ़िल करना है, या हमें जो काम अलॉट किया गया है उसको हमें किस तरीके से फुलफ़िल करना है। ठीक है, देन वी हैव एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। The process of organizing allows the employees the freedom to take decisions, क्योंकि उनके पास फ्रीडम आ जाती है डिसीजंस लेने की, which helps them to grow. They are relentlessly ready to face new challenges. This situation can aid in the development of the enterprise. This helps in escalating the earning capacity of the enterprise, which in turn helps it to grow and develop. Steps in organizing. When done efficiently, organizing tends to follow the pattern and the steps that are outlined below.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब ऑर्गेनाइजिंग जब आप प्रॉपर तरीके से करते हो या इफ़ेक्टिव तरीके से करते हो तो ये जो नीचे पैटर्न दिया हुआ है उसको आप फॉलो करते जाते हो। सबसे पहला है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच नीड टू बी परफॉर्म्ड इन अ कंसर्न शैल हैव टू बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है पहले उसको आइडेंटिफाई करो। प्राइमा फेसी इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी डन। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं हम पूरी लिस्ट बनाते हैं ना कि हमें ये चीज़ें कवर करनी है, इतने इतने टाइम में करनी है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्या क्या कवर करना है। सो और जो एंटिटीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें भी पहला स्टेप ये होता है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी है। For example, preparation of accounts, making sales, record keeping, quality control, inventory control, etc. All these activities have to be grouped and classified into units. Next, departmentally organizing the activities. In this step, the manager tries to combine the similar and related activities into units, divisions, or departments. The organization of dividing the whole concern into independent units and departments is called departmentalization. इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं और डिपार्टमेंटेशन भी कहते हैं। तो डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग एक्टिविटी वाइज जो है डिवीज़न कर देते हो, उनको डिवाइड कर देते हो और फिर उनको रिस्पेक्टिव उनके जॉब्स जो है वो एलोकेट कर दिए जाते हैं। Then we have classifying the authority. Once the departments are made, the manager likes to classify the powers and its extent to the managers. This activity of giving a rank and order to the managerial positions is called as hierarchy. Very important, hierarchy की definition. क्या होता है हायरार्की, जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मैनेजर्स को पावर उनकी दे देते हो, डेलीगेट कर देते हो, उनको उनकी अथॉरिटी बता देते हो कि आपकी अथॉरिटी इतनी है, तब जाके हायरार्की सेट हो जाती है। हायरार्की मतलब रैंकिंग सेट हो जाती है मैनेजर्स की कि कौन कौन से लेवल पर आता है। जनरली क्या होता है, वो ट्रायंगल शेप में आपने पढ़ा होगा, थ्री थ्री टियर हायरार्की होती है। जो सबसे टॉप लेवल होता है वो होता है मैनेजरियल लेवल, उसके नीचे आता है सबॉर्डिनेट लेवल और उसके नीचे आता है हेल्प स्टाफ, जो बेस लेवल होता है, राइट। तो जब आप मैनेजर्स को रैंक कर देते हो उनकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली, तब वो उस ट्रायंगल के अंदर फिट होते जाते हैं। द टॉप मैनेजमेंट इज़ टू द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। जो सबसे ऊपर होता है वो फॉर्मुलेशन करता है पॉलिसीज़ का। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ इनटू द डिपार्टमेंटल सुपरविजन। जो बीच में होते हैं वो सुपरवाइज करने का काम करते हैं। एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट इज़ इनटू द सुपरविजन ऑफ द फोरमैन। और जो सबसे नीचे होते हैं वो तो वर्कर्स ही होते हैं और दे सुपरवाइज द फोरमैन। The clarification of authority helps in bringing efficiency in the running of a concern. ये again important line कि the clarification of authority helps in bringing efficiency in the running of concern. This helps in achieving efficiency in the running of concern. This helps in avoiding wastage of time, money, effort, in avoidance of duplication or overlapping of the efforts, and this helps in bringing smoothness in the concern's working. Coordination between authority and responsibility. Relationships are established among various groups to enable smooth interaction towards the achievement of the organizational goal. Each individual is made aware of his authority and he/she knows whom they have to take orders from and to whom they are accountable and to whom they have to report. A clear organizational structure is drawn and all the employees are made aware of it. कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होगा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप अथॉरिटीज़ तो दे दोगे लोगों को, लेकिन अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है और ग्रुप्स के अंदर भी रिलेशनशिप कैसा है। क्या ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्मूथ है या नहीं है। अगर वो स्मूथ है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी बातों पर अपन को गौर करना पड़ेगा जब आप लोगों के बीच में अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देते हो। उनका फुलफ़िल होना भी बहुत ज़रूरी है। हर इंडिविजुअल को आपको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा कि उसको अपना जॉब प्रॉपर तरीके से करना है और फिर उनको अपने जॉब के बारे में रिपोर्टिंग भी करनी है। ठीक है।
तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, अ क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज ड्रॉन एंड ऑल द एम्प्लॉयज आर मेड अवेयर ऑफ इट। तो लास्ट स्टेप जब आपका हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बैठ जाती है, उसके बाद सब एम्प्लॉयज़ को पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ जाता है और सबको पता होता है कि उनका जॉब उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है। अगला जो स्टेप आता है दैट इज़ स्टाफिंग। अब अपन लोगों ने प्लानिंग कर ली है कि अपन को कहाँ पहुँचना है, और फिर अपन लोगों ने रास्ता भी निकाल लिया है, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लिए हैं कि हमको कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। अगला जो स्टेप आता है दैट इज़ स्टाफिंग, मतलब अब अपन को ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान देना है कि हमें कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और फ्रॉम वेयर वी हैव टू अक्वायर देम, और अगर हमने उन्हें अक्वायर कर लिया है तो हमें किस तरीके से उनको मेंटेन करके रखना है, किस तरीके से उनको मोटिवेट करके रखना है, ये अपन पढ़ेंगे इस स्टेप के अंदर, दैट इज़ स्टाफिंग। Staffing is an occupying significance as a function of the management. Important line. Staffing is an occupying significance as a function of the management. The managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective recruitment, selection, appraisal, and development of the personnel to fill the roles assigned to the employers and the workforce. It can be seen closely related to the organizing, with both focused on ensuring the resources are directed to the right processes and tasks. According to Theo Heyman, staffing pertains to recruitment, selection, development and compensation of the subordinates. तो स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, इट पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को रिक्रूट करना, बुलाना, सिलेक्शन उनमें से सिलेक्ट करना प्रॉपर लोगों को, उनको डेवलप करवाना और उनको कॉम्पनसेशन भी देना। द फंक्शन एम्स एट, अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन, द फंक्शन aims to warrant the organization always has the right people in the right positions, and the organizational structure isn't hindered by shortage and surplus of personnel। तो कहीं पर भी शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए और पर्सोनल का जो है सरप्लस भी नहीं होना चाहिए। जितनी रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लेवल पर है उतनी ही स्टाफिंग होना ज़रूरी है। द रीज़न स्टाफिंग इज़ इंक्लूडेड एज अ सेपरेट फंक्शन is a crucial part of the management is due to the changing nature of the workforce and the organization. Today's companies are much more complex in terms of environment in which they operate. Further, going beyond national boundaries and operating as a multinational also has enhanced such complexity. Management has become more focused on the human behavioral aspect of leadership. Finding the right company fit, ensuring employees are satisfied, and guaranteeing emotional well being as well as physical work safety have emphasized the importance of staffing as a function. The last line important hai, that finding the right company fit, ensuring employees are satisfied, and guaranteeing emotional well being as well as physical work safety have emphasized the importance of staffing as a function। तो आपको इमोशनल वेलबींग तो करना ही पड़ेगा उनको गारंटी, साथ ही साथ फिजिकल सेफ्टी की भी गारंटी देनी पड़ेगी और उनके डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए स्टाफिंग को एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। नेक्स्ट कम्स अ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इज स्टाफिंग एसेंशियल। स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है। Staffing is essential to guarantee the operational functionality of the organization, but obviously अगर आपके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं होगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉपर तरीके से प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। इफ़ यू डू नॉट हैव द एसेंशियल पीपल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, देन योर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट मूव अहेड। इसलिए स्टाफिंग बहुत एसेंशियल होता है। स्टाफिंग ऑल्सो अश्योर्स दैट ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन are capable to perform the designated task and that they are satisfactorily supported in those roles. This will further lead to the organizational efficiency since people are motivated and qualified to work towards the common goal. Furthermore, even the most qualified of the employees need occasional help and support। क्या कह रहे हैं, even the most qualified employees also need occasional help and support। तो जो बहुत ज़्यादा इवन काफ़ी अच्छी पोजीशन पर भी लोग हैं उनको भी कभी कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, बट ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमन। हम सबसे कभी ना कहीं गलती होना बहुत ऑब्वियस सी बात है, और हम सबको कभी ना कहीं किसी ना किसी हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि इवन मोस्ट क्वालिफाइड पीपल, जो मोस्ट क्वालिफाइड ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी कभी ना कभी ओकेजनल हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत रहती है।
द स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स क्रिएट दीज डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। स्टाफिंग फंक्शन से इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने आती हैं। देन वी हैव नेचर ऑफ स्टाफिंग। नेचर ऑफ स्टाफिंग। Staffing is an inseparable managerial function along with planning and organizing। तो inseparable managerial function है ये, मतलब ये तो आपको करना ही पड़ेगा along with planning and organizing, directing and controlling। The operations of these four functions depend upon a strong team which is built through staffing function। सही बात है कि ये जो चार functions हैं, that is planning, organizing, directing and controlling, ये आपके जो चार functions हैं ये तभी successful हो पाएंगे when you have the correct staff to carry out your work। जब तक जो आपका पाथ है, जो आपका काम है, आप उसको ठीक तरीके से परस्यू नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी गोल्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि स्टाफिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज़ एन इनसेपरेबल मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग इज़ अ परवेसिव एक्टिविटी and is carried out by all managers in all types of organizations where business activities are carried out। Again important that it is a pervasive activity। यहाँ पर इसका नेचर इन्होंने बता दिया कि it is a pervasive activity, यानी ये हर कहीं carry on की जाती है। Staffing is a continuous activity, it continues throughout the life of an organization। बिल्कुल सही कि ये जो staffing है ये throughout the life of an organization चलती ही रहती है, because employee turnover जो है वो हर साल होता है। कुछ एम्प्लॉयज़ नए आते हैं, कुछ रिटायर होते हैं और कुछ वॉलंटरी एग्जिट लेकर जाते हैं। द बेसिस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी एफिशिएंटली managed by a system or a proper procedure, that is recruitment, selection, placement, training and development, providing remuneration etc। तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। मेन इसका मोटिव क्या है? प्लेसिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स एंड देन फाइनली selecting the most suitable candidate as per the job requirements। Staffing is performed by all managers depending upon the nature of the business, size of the company, qualifications and skills of the managers etc। How to staff? According to Coons and O'Donnell, staffing involves manning the organization structure through proper and effective selection, appraisal, and development of the personnel to fill the roles that are designed on the structure। It consists of a number of separate functions which are as follows। तो staffing को आप किन functions में divide कर सकते हो? यानी ये सारे functions को आपको carry out करना पड़ेगा before you need to staff your organization। सबसे पहला है मैन पावर रिक्वायरमेंट। द फॉरमोस्ट स्टेप यानी सबसे पहला स्टेप इज स्टाफिंग ऑफ इन स्टाफिंग इज टू प्लान द मैन पावर इन्वेंट्री दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय अ कंसर्न इन ऑर्डर टू मैच देम विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड। तो सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको कितना मैन पावर जो है वो रिक्वायर्ड है। Therefore, it involves forecasting and determining the future manpower needs of the concern। Recruitment, after knowing the requirements, यानी रिक्वायरमेंट्स पता चलने के बाद जो फर्स्ट स्टेप है वो होने के बाद द ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। फिर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन लोगों को इनवाइट करता है, अपना ऐड निकलवाता है कि हमारे यहाँ वैकेंसी है और लोगों को इनवाइट करता है कि वो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। द जॉब रिक्वायरमेंट शुड unmistakably mention the desired candidate's profile so that only the eligible candidates can apply for the job। यानी जो प्रोफाइल आप लेना चाहते हो वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि कौन सी प्रोफाइल है और कौन सा आप डिज़ायर्ड सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस ढूंढ रहे हो, ताकि जो लोग सूटेबल हैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। Though hiring people through internal transfers and promotion is always the best way to go in terms of time and compensation, organizations usually have to work together with placement contractors, consultants, and employment exchanges to meet their needs। Organizations can also make use of media to advertise their job रिक्वायरमेंट्स। या तो वो चाहें यानी ऑर्गेनाइजेशंस चाहें तो जो कंसल्टेंसीज़ होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसीज़, उनको भी हायर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमारे लिए एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज को ढूंढा जाए, या फिर वो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खुद से एडवर्टाइजमेंट देकर लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो पहला अपन ने देखा मैन पावर रिक्वायरमेंट डिसाइड होगी, फिर रिक्रूटमेंट्स होंगे यानी लोगों को इनवाइट किया जाएगा टू अप्लाई फॉर द जॉब।
अब जो भी आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी, यू हैव टू सिलेक्ट आउट ऑफ दोज एप्लीकेशंस कि आपके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट है. सो दैट पॉइंट इज़ नोन एज सिलेक्शन. सिलेक्शन इज़ अ स्टेज इन स्टाफिंग दैट कैन मेक और ब्रेक. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये ही एक ऐसी स्टेज है दैट कैन मेक और ब्रेक द एंटायर प्रोसेस. Scanning the candidates for the right skill, experience, and qualification needs the hiring manager to be at the best of his or her ability. Through test or interview or discussion, it may be judged that whatever a candidate is fit for the job or not. Sorry, whether the candidate is fit for the job or not. यानी इंटरव्यू टेस्ट और डिस्कशन के बाद डिसाइड कर लिया जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये इस जॉब के लिए फ़िट भी है या नहीं. Sometimes the right candidate would not consider the opportunity just because they didn't like the work environment. It's a two-way process with both the company and the candidate having to be very careful in the way they come across each other. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो एक ऐसा स्टेज है, मतलब एक ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कंपनी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि यही एक स्टेप है विच कैन मेक और ब्रेक द एंटायर प्रोसेस. जो आपकी प्रिलिमिनरी स्टेप्स थे वो हो चुके हैं. अब इसके बीच में जो लिंक है वो ये है सिलेक्शन प्रोसेस. इसके बाद आपके फाइनल स्टेप्स जो है वो कैरी आउट होंगे, यानी हायरिंग कंप्लीट हो जाएगी इस स्टेप के बाद. तो ये वाला जो स्टेप होता है दिस इज़ द कोर स्टेप एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग द प्रोसेस. इस स्टेप के अंदर दोनों यानी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे को जज करते हैं और कंसिडर करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल है या नहीं. ठीक है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इसलिए कहा गया है दैट इट्स अ टू वे प्रोसेस. अगेन इंपॉर्टेंट लाइन कि ये एक टू वे प्रोसेस होता है क्योंकि इसी प्रोसेस में the employee and the company they both judge each other's ability. Then we have orientation and placement. During the orientation, new employees are introduced to the existing ones and are made to feel comfortable with the organization. तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में नए एम्प्लॉयज़ को जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ उनका परिचय कराया जाता है या उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कंफर्टेबल फील करें. It is an aspect of staffing with the basic objective of familiarizing the new employees with the people, processes and the workspace. तो orientation के अंदर ये एक line important है कि that it is a process of with the objective of familiarizing the new employees with the people, processes and the workspace. Then we have training and development. Training is a part of the incentives that are given to the workers in order to develop and grow them within the concern. Training is generally given according to the nature of activities and the scope of expansion in it. यानी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही दी जाती है. Along with it, the workers are developed by providing them extra benefits of in-depth knowledge of their functional areas. इस स्टेप के अंदर वर्कर्स को इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है ऑफ देयर वर्किंग and their functional areas. Development also includes giving them key and important jobs as a test or examination in order to analyze their performances. Then we have the remuneration. Remuneration is a kind of compensation that is provided monetarily to the employees for their work and their performances. But obviously हर कोई अगर कहीं पर काम कर रहा है that person is working for monetary gains itself because money is the driving factor in all kinds of jobs. This is given according to the nature of the job, that is skilled or unskilled, physical or mental etc. तो monetary compensation depend करता है nature of the job पर कि ये job skilled nature की है या unskilled nature की है, physical nature की है या mental nature की है. Remuneration forms an important monetary incentive for the employees. It is an important monetary incentive for the employees. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा कि अगर आपको हायर किया है और आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो आप प्रॉपर तरीके से कर भी पा रहे हो या नहीं. In order to keep a track or the record of the behavior or attitudes as well as the opinions of the workers towards their jobs. For this, regular assessment is done to evaluate and supervise the different work units in a concern. It is basically concerning to know the development cycle and the growth patterns of the employee seen in a concern.
ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ ना कंसर्न, यानी ये वाला जो स्टेप है परफॉर्मेंस एवेलुएशन का, ये देखने के लिए होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर भी पा रहे हैं या नहीं, वेदर दे आर एक्चुअली फिट फॉर द जॉब और दे आर नॉट। काफ़ी उनको ट्रेनिंग देने के बाद, काफ़ी टाइम निकलने के बाद अगर वो अभी भी फेमिलियर नहीं हो पाते हैं अपनी जॉब से, दैट मीन्स दिस जॉब इज़ नॉट मेंट फॉर देम। तो ये डेवलपमेंट साइकिल और ग्रोथ पैटर्न को स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। Then we have promotion and transfer. Promotion is said to be a non-monetary incentive. Obviously जब आप इंसेंटिव तो रेगुलर बेसिस पे स्टार्टिंग से ही मिलते रहते हैं, लेकिन जो प्रमोशन होता है दैट इज़ अ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, यानी ये आपको नॉन मॉनेटरी टर्म्स में मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन प्रोग्रेस, in which the worker is shifted from a higher job demanding bigger responsibilities, as well as shifting the workers and transferring them to a different work unit and branches of the same organization. तो यहाँ पर या तो आपको प्रमोशन दे दिया जाता है या फिर किसी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि आपकी ही ब्रांच है उसमें उसको आपको या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बेसिकली स्टाफिंग से रिलेटेड ये वाले जो सारे पॉइंट्स थे वो इम्पोर्टेंट थे कि स्टाफिंग के अंदर भी कौन से सब स्टेप्स होते हैं, तो वो सब स्टेप्स अपन ने यहाँ पर जो है देखे हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो सबसे पहला स्टेप अपन ने देखा था वो था मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। देन इट वाज रिक्रूटमेंट, फिर आपको ऐड देना पड़ेगा ताकि लोग अप्लाई कर पाए। फिर सिलेक्शन, यानी जितने भी आपके पास आए हैं फॉर द एप्लीकेशंस उनमें से आप किसको सिलेक्ट करते हो। देन सिलेक्टेड लोगों का ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट होता है, फिर उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है, फिर रेम्यूनरेशन फिक्सिंग होती है, फिर उनका परफॉर्मेंस एवेलुएट किया जाता है एंड उसके बाद उनको नॉन मॉनेटरी टर्म्स में या तो बेनिफिट दे दिया जाता है एज एन इंसेंटिव, या उनको दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र दिया जाता है। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर नाउ। अब अपने जो है आगे के दो फंक्शंस और बचते हैं, दैट इज़ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और वो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको कवर करके इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो इतना रिवाइज कर लीजिएगा थर्ड वीडियो देखने से पहले, दोनों वीडियोस का जो भी कंटेंट है वो आपको पूरा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।